हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल तिमिर वर्ल्ड और मैं हूं आदित्य। दोस्तों, हम सब प्रतिदिन अपने दैनिक कार्यों को पूरा करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह तक आते जाते रहते हैं और कभी कभी तो हमें लंबी दूरी भी तय करनी पड़ती है। पर क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि यदि रात के वक्त हम अकेले सफ़र पर हों और रास्ता एकदम सुनसान एवं डरावना हो, जिसके बारे में हमने लोगों से तरह तरह की चर्चाएं सुन रखी हों और डरते डरते हम उस रास्ते पर अकेले आगे बढ़ रहे हों और अचानक हमारी गाड़ी बंद पड़ जाए, वो भी एक ऐसे सुनसान जगह पर जहां पास में ही कभी कोई मुर्दा घर हुआ करता था। जरा सोचो उस समय हमारी क्या स्थिति होगी। दोस्तों, ऐसी ही एक डरावनी घटना विवेक जी की है। चलिए सुनते हैं उनकी कहानी। दोस्तों, मैं विवेक, मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ और मैं टैक्सी ड्राइविंग का काम दिन और रात दोनों वक्त किया करता हूँ। मुझे रात में ड्राइविंग करना ज़्यादा अच्छा लगता है और इसका कारण यह है कि रात में एक तरफ जहाँ रास्ता खाली और शांत होता है, जिससे गाड़ी चलाने में काफ़ी आसानी होती है, वहीं दूसरी तरफ सवारियों से दिन के बजाय रात में ज़्यादा पैसे भी मिला करते हैं। यही कारण है कि मैं दिन के बजाय रात में टैक्सी चलाना ज़्यादा पसंद करता था। पर मेरे साथ हुई उस घटना ने मेरी रात में ड्राइविंग की आदत ही छुड़ा दी। उस दिन मैं हमेशा की तरह शाम के 8 बजे अपनी टैक्सी लेकर पास के रेलवे स्टेशन आया और सवारियों का इंतजार करने लगा। मात्र 5 मिनट में ही मुझे एक बुजुर्ग आदमी ने मोहनपुर चलने के लिए पूछा। वैसे तो मोहनपुर यहाँ से काफ़ी दूर था और उस तरफ का इलाका काफ़ी पिछड़ा होने के कारण कम आबादी वाला था, जहाँ सड़कें रात के वक्त एकदम सुनसान हो जाया करती थी। कई जगह तो सड़कें जंगलों के बीच से होकर गुजरी हुई थी। इन रास्तों पर आपराधिक घटनाएं भी ज़्यादा हुआ करती थीं और इन सब आपराधिक घटनाओं का एकमात्र कारण आसपास का जंगल और रास्ते का एकदम सुनसान होना भी हो सकता है। मैं पहले कभी भी उस रास्ते पर नहीं गया था, पर लोग चर्चाएं करते थे कि रात के वक्त उस रास्ते पर जाना सुरक्षित नहीं है। रात के वक्त उस रास्ते पर होने वाली भूतहा घटनाओं के बारे में मैंने लोगों से काफ़ी सुन रखा था, इसलिए मैंने वहां जाने से पहले तो साफ मना कर दिया। फिर मैंने देखा कि बूढ़ा आदमी अपने पूरे परिवार के साथ है, जिसमें 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तथा कोई टैक्सी वाला उसे मोहनपुर ले जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। तो मैं उस बूढ़े आदमी के पास फिर से गया और मेरे पास जाते ही उसने मुझसे मोहनपुर चलने के लिए रिक्वेस्ट किया और ज़्यादा पैसे देने की भी बात कही। तो मैं मान गया और उसके परिवार को लेकर मैं मोहनपुर की तरफ जाने लगा। अभी रात के 9 बजने वाले थे और रास्ता अभी से एकदम खाली हो गया था। रास्ते पर कहीं भी स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं थी। हम आगे बढ़ते जा रहे थे। वह बूढ़ा व्यक्ति जो मेरी बगल में बैठा था, रास्ते में मिलने वाले सारे जगहों से मुझे परिचित करा रहा था, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझे जानकारी कम दे रहा है और डराने का प्रयास ज़्यादा कर रहा है। रास्ते में जो भी स्थान मिलता उसके बारे में वो काफ़ी दिलचस्पी से मुझे बता रहा था। तभी हमारी गाड़ी सड़क के किनारे एक पुराने से खंडहर जैसे दिखने वाले मकान के पास से गुजरी और उस बूढ़े ने उसे दिखाते हुए कहा, किसी ज़माने में यह मुर्दा घर हुआ करता था और यहाँ पास में ही एक हॉस्पिटल था। हॉस्पिटल बंद होने के बाद हॉस्पिटल को तो तोड़ दिया गया, पर यह मुर्दा घर आज भी मौजूद है और यहाँ यह एरिया काफ़ी भूतहा है। उसकी बातों का मुझ पर कोई खास असर नहीं हो रहा था। रात के वक्त मैं अक्सर चला करता था, पर वहाँ से गुजरते वक्त मैंने ये महसूस किया कि उस मुर्दा घर के अंदर कुछ हलचल हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हों तथा कोई रो रहा हो और दूसरे ही पल कोई हंस रहा हो। इस तरह की आवाज़ें मैंने स्पष्ट सुनी थी। वह बूढ़ा व्यक्ति
मुझसे बातें करता हुआ काफ़ी रोमांचित भी हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो इस इलाके के एक एक पेड़ पौधों तथा हर उस जगह से परिचित है जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। हम लोग यूं ही बातें कर रहे थे और कुछ ही देर में गाड़ी मोहनपुर कस्बे के पास पहुंच गई। उन लोगों को उनके घर के पास छोड़ने के बाद वापस आने के लिए जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी घुमाई, उस बूढ़े व्यक्ति ने मुझे टोकते हुए कहा, रास्ते में ठीक से जाना। मैं उस बूढ़े की बात को सुनकर मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। रात के करीब 10 बज चुके थे। रास्ते पर अब सिवाय सन्नाटे के और कुछ नहीं था और गाड़ी में मैं बिल्कुल अकेला था। इस घोर सन्नाटे के बीच दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें लगातार मेरे कानों तक पहुंच रही थी। गाड़ी के बाहर से आ रही ठंडी ठंडी हवा शरीर में एक सिहरन सी उत्पन्न कर रही थी। अब जैसे जैसे मैं उस रास्ते से होता हुआ जंगल के करीब पहुंचता जा रहा था, कुत्तों की आवाज़ और तेज होती जा रही थी और जैसे ही मैं उस मुर्दा घर के सामने पहुंचा, तभी पता नहीं कहां से एक सियार मेरी गाड़ी के आगे आ गया और उसे बचाने के लिए मैंने गाड़ी रोक ली। गाड़ी के रुकते ही उस बूढ़े के द्वारा बताई गई सारी बातें मेरे ज़हन में ताज़ा हो उठी, जो उसने इस जगह के विषय में बताया था, और सहसा मेरी नज़र उस मुर्दा घर की ओर चली गई। घोर सन्नाटे के बीच उस टूटे फूटे मुर्दा घर के बीच मुझे कुछ हलचल फिर से महसूस होने लगी। जोर जोर से कुछ लोग आपस में झगड़ते हुए बातें कर रहे थे। तभी किसी के रोने की आवाज़ आने लगी और दूसरे ही पल एक साया उस मुर्दा घर से बाहर निकला और उसे देखते ही मैं डर गया। उस साये का शरीर तो था पर सिर नहीं था। बाहर निकलने के बाद वो मेरी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा और इससे पहले कि वो मुझ तक पहुंचता, मैंने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ निकला। इस रास्ते पर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था, आसपास का माहौल धीरे धीरे और भी डरावना होता जा रहा था। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ अब रोने की आवाज़ में बदल चुकी थी। तभी अचानक कौओं के काँव काँव की आवाज़ से सारा वातावरण गूंज उठा और मैंने देखा कि कुछ कौवे झुंड बनाकर मेरी गाड़ी के ऊपर मंडरा रहे हैं। वे इतना शोर मचाने लगे कि अब बर्दाश्त करना मुझसे बाहर होने लगा। मैंने तुरंत गाड़ी की सभी चीज़ों को बंद कर दिया और गाड़ी की स्पीड काफ़ी तेज कर दी। तब जाकर इन कौवों से पीछा छूटा। पर इतनी रात को इतने सारे कौवे कहाँ से आए और वे क्यों मेरी गाड़ी के ऊपर मंडरा रहे थे, इस बात का कारण मुझे पता नहीं चल पाया। इसी तरह तेज़ी से गाड़ी चलाते हुए मैं कुछ दूर आगे बढ़ा ही था कि सड़क के बीचों बीच खड़ी एक मोटरसाइकिल पर मेरी नज़र गई और वहीं पास में ही एक आदमी भी खड़ा था। मेरे करीब पहुंचते ही उस आदमी ने मुझे रुकने का इशारा किया और मैंने गाड़ी उसके बगल में जाकर रोक ली। उसने बताया कि 1 घंटे से उसकी गाड़ी यहाँ पर खराब पड़ी हुई है और किसी से लिफ्ट मांगने के लिए वो पिछले 1 घंटे से इसी तरह से सड़क पर खड़ा है, पर अब तक यहाँ से कोई नहीं गुजरा और उसने मुझसे शहर तक के लिए लिफ्ट मांगी। उसकी मजबूरी को समझते हुए मैंने उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया। उसे बैठाने के बाद हम लोग आगे बढ़ने लगे और उसके गाड़ी में बैठते ही मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। मेरे पूरे शरीर में भारीपन महसूस होने लगा तथा सिर में थोड़ा दर्द भी होने लगा। वो व्यक्ति एकदम चुपचाप मेरी गाड़ी में बैठा हुआ था, लेकिन कुछ देर तक खामोश बैठने के बाद अचानक उसने कहा, गाड़ी क्यों इतने धीरे चला रहे हो और तेज़ क्यों नहीं चलाते, तेज़ चलाओ। उसकी आवाज़ मुझे काफ़ी अलग सी महसूस हो रही थी। मैंने पीछे देखा, उस व्यक्ति का चेहरा पूरी तरह से पसीने से भीगा हुआ था, पर इस समय इतनी गर्मी थी नहीं और मुझे बिल्कुल भी गर्मी का अनुभव नहीं हो रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या बात है? इस पर उसने कुछ कहा नहीं, बल्कि अपनी आंखों से बगल के सीट की तरफ इशारा किया। मैंने उसकी बगल में देखा पर वहाँ कुछ भी नहीं था। इसके बाद मैं फिर गाड़ी चलाने में व्यस्त हो गया। लगभग आधे घंटे तक इसी तरह तेज़ी से आगे बढ़ते रहने के बाद खिड़कियों से आ रही ठंडी ठंडी हवा ने मुझे ठंड का आभास कराया और मुझे ठंड लगने लगी और मैं अपनी पास वाली खिड़की को बंद करने लगा। तभी मेरी नज़र साइड मिरर पर पहुंची और बाहर जो कुछ मैंने देखा उसे देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बाहर एक आदमी उड़ता हुआ मेरी गाड़ी के पीछे पीछे आ रहा था। चेहरा उसका काफ़ी भयानक था और उसकी आंखें लाल लाल थी। वो इस तरह से उड़ रहा था जैसे मानो उसका कोई कीमती सामान मेरी गाड़ी में पड़ा हो और जिसे लेने के लिए वो
उड़कर मेरे पीछे आ रहा हो। उसे देखने के बाद मैं काफ़ी डर गया और जल्दी से मैंने बगल के शीशे को बंद किया। गाड़ी के शीशे को बंद करने के बाद मैंने उसे गाड़ी में लगे रियर मिरर से देखा। वो अब भी उसी तरह उड़ता हुआ गाड़ी के पीछे पीछे आ रहा था। और मैंने जब पीछे की सीट पर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे दिल की धड़कन काफ़ी तेज हो गई। पीछे की सीट पर उसी की तरह का एक डरावना व्यक्ति बैठा हुआ था। देखने पर वह किसी आदमी की तरह नहीं लग रहा था, मानो कोई शैतान हो। उसके लंबे लंबे हाथ बगल की सीट पर बैठे उस व्यक्ति की गर्दन पर थे और उसकी दूसरी हाथ उस आदमी के शर्ट की जेब में थी, जैसे वो कुछ तलाश कर रहा हो। अब मुझे गाड़ी के पीछे बैठे उस आदमी के इतनी ठंड के बावजूद पसीने से लथपथ होने का कारण समझ में आ गया और मैं इतना डर चुका था कि गाड़ी से मैंने नियंत्रण खो दी और गाड़ी साइड में एक पेड़ से जाकर टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हम दोनों को काफ़ी चोटें आई। टक्कर की वजह से गाड़ी वहीं रुक गई। टक्कर जोरदार होने की वजह से हम दोनों को काफ़ी चोट आई। मैंने दोबारा कई बार गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की पर गाड़ी ने जवाब दे दिया। अब वो आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं थी। हम दोनों किसी तरह उस गाड़ी से बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद हमने अपनी नज़र चारों तरफ दौड़ाई। हमारी गाड़ी के एक्सीडेंट होने के बाद लगभग 1 घंटा बीत चुका था और अब तक किसी व्यक्ति के मौजूदगी का एहसास हमें नहीं हुआ था। हम लोग काफ़ी बारीकी से उस जगह का निरीक्षण करने लगे और हमने इस उम्मीद में कि यहाँ पर पास में कोई घर हो तो हमें कुछ मदद मिल जाती, थोड़ा आगे बढ़कर देखने लगे। वहाँ से करीब 100 मीटर की दूरी पर हमें एक छोटा सा घर नजर आया और हम दोनों उस घर की तरफ बढ़ने लगे। पास जाने पर हमने देखा कि उस घर के दरवाजे खुले हुए थे पर अंधेरे की वजह से अंदर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। और वहाँ पर मदद की उम्मीद में हमने ये पूछा कि कोई है अंदर। अंदर से कोई जवाब नहीं आया पर अंदर से कुछ खटपट की आवाज़ आई और हम दोनों हिम्मत करके उस घर के अंदर चले गए। अंदर अंधेरे की वजह से साफ साफ नज़र नहीं आ रहा था पर सामने पड़ी हुई कुर्सी पर हमें कोई बैठा हुआ दिखा और जैसे ही हम लोग उस कुर्सी के करीब पहुँचे अचानक से उस कमरे में रोशनी हो गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने उस कमरे में लगा हुआ बल्ब जला दिया हो और कुर्सी पर बैठे उस आदमी को देखकर हम दोनों एकदम डर गए। कुर्सी पर वही आदमी बैठा था जो गाड़ी के पीछे उड़कर काफ़ी देरी से हमारे पीछे आ रहा था और उसने अपनी लाल लाल आंखों से हमें घूरते हुए कहा, मुझे बीड़ी पीनी है, मुझे बीड़ी दो। मैं बीड़ी नहीं पीता था और न ही मेरे पास बीड़ी थी पर तभी मुझे ध्यान आया रास्ते में गाड़ी पर बैठते वक्त वो आदमी बीड़ी पी रहा था जो मेरी गाड़ी में बैठा था और मेरे साथ यहाँ तक आया है। मैं उसकी तरफ देखने लगा तभी उसने अपने पैंट के पॉकेट से बीड़ी का बंडल निकाला और कुर्सी पर बैठे उस आदमी को दे दिया। बीड़ी मिलते ही वो आदमी काफ़ी खुश हो गया और उसने बस एक ही बात कही कि काफ़ी देर से मैं बीड़ी के लिए तुम लोगों के पीछे पड़ा हुआ था। अगर तुमने पहले बीड़ी दे दी होती तो इतने परेशान नहीं हुए होते। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से गायब हो गया। इस घटना से हम दोनों काफ़ी डर गए। जैसे तैसे हमने रात गुजारी और सुबह में जब लोगों का आवागमन शुरू हुआ उसके बाद हमें मदद मिल सकी। दोस्तों, ये थी विवेक जी की कहानी। अगर पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर जल्द ही मिलते हैं तिमिर वर्ल्ड के अगले अंक में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।